Unit number 10, training and sports. This is a very important chapter in this subject now. The terms which are written in this chapter, they are totally unchangeable. So memorize all these terms. Without the help of these, you cannot write a good answer in the examinations. General opinion are not required in the examinations. और वही difference हमें ध्यान रखना है कि हम exam में इस chapter के term को याद करते हुए अपना आंसर बड़ा अच्छा लिखें। मेथड्स वही सिंपल से रहेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एक बेस हम कंप्लीट करते हैं और वो बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे और ये बेस आपको मालूम भी होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन द बेस ऑफ दिस चैप्टर। एक टर्म जनरली आप लोगों ने सुनी होगी, फिजिकल फिटनेस। Everyone knows about the physical fitness, but you cannot define very well in appropriate words. मैं आप लोगों को डिफाइन करना किस प्रकार से होता है वो बताता हूँ ताकि आप इमेजेस को यूज करें एग्जाम में, राइटिंग सेक्शन में अपना राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करें। सपोज करो किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे क्लास लगती है और आपको स्टेप से चढ़ के जाना है सफिशिएंटली इफ यू विल रीच ऑन द टारगेट, दिस इज कॉल्ड द फिटनेस ऑफ योर्स। अब हम इस सिनेरियो से हम अपने वर्ड्स बना सकते हैं। इट इज द एबिलिटी द पर्सन टू डू द डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फैटिग और एक्सर्शंस। यह आपकी वो क्षमता है बिना रुके बिना थके किसी काम को सफिशिएंटली कंप्लीट कर लें, दिस इज कॉल्ड द फिटनेस ऑफ। बट नो, मार्क्स विल नॉट बी गिवन बाय द एग्जामिनर। व्हाई? बिकॉज यही एस्पेक्ट फिटनेस को कंप्लीट फुलफिल डेफिनेशन में कन्वर्ट नहीं करते ये वर्ड्स। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या हो रहा है, एक पर्सन जो वहां टारगेट तक पहुंच गया बट आफ्टर रीचिंग ऑन द टारगेट व्हाट यू विल फील फ्रीक्वेंटली, यू आर एबल टू डू मोर वर्क और नॉट। इफ यू आर एबल टू डू मोर यू आर फिट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू मोर वर्क यू आर नॉट फिट। ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल है तो कैन बी सेड यू आर फिट, of course you are not fit. It means हमें ये लाइन या सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। It is the ability of the person to do the daily routine work without any fatigue or exertion, and after completing the work we have a sufficient energy to do more work. पर मैं समझता हूँ ये लाइन भी sufficient या 100% ट्रू नहीं है, because a diseased person can do all the work on the ground. Yuvraj Singh was the best example. He was having the cancer at the time he was playing on the ground. It means अगर हम यहाँ पर लाइन या सेंटेंस को कंप्लीट करने में एक और फ्रेज जोड़ ले वो क्या होगा, and the person is free from all diseases. It means fitness की definition क्या बनती है, it is the ability of the person to do the daily routine work without any fatigue or exertions, and after completing the work we have a sufficient energy to do more work and the person is free from all diseases. मतलब अगर फिटनेस पर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड पर 3 इमेज होना चाहिए कि 5th फ्लोर पर चढ़े, वहां चढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या फील किया और डिजीज। इन 3 एस्पेक्ट को यूज करते हुए हमें 100% राइट वर्ड्स मिल जाते हैं और वही हमें लिखना है। वर्ड कैन बी डिफर्ड बट सेंस ऑफ द टॉपिक शुड बी मेंटेन। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप अपने वर्ड्स बनाइए, बट ये इमेज बेसिकली ये इमेज काम लीजिए इस राइटिंग सेक्शन में और अपना आप राइटिंग सेक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। एक और वर्ड सुनने में आता हुआ जो भी कभी कभी हमें एग्जाम में किसी न किसी रूप में मिल जाता है, वो क्या है, वेलनेस ऑफ द वेलबींग। नो वन कैन डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज वेलनेस ऑफ द वेलबींग, but it indicates the optimum health of the person, which include physical, mental, social, emotional, intellectual, all surrounding factors which are affected the person's health are the part of the wellness of the well-being. दोनों ही वर्ड अलग हैं। wellness और well-being मतलब fitness is one of the aspect in the well-being or the wellness now. इस पूरे चैप्टर में फिटनेस पर वर्कआउट किया है। फिटनेस को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। फिटनेस डिपेंड ऑन द टास्क। इफ द टास्क इज डिफरेंट फिटनेस लेवल मे बी डिफरेंट। मे बी यू आर फिट फ्रॉम द बैडमिंटन गेम बट वाइल यू आर प्लेइंग द अदर गेम्स, जूडो, रेसलिंग, माउंटेनियरिंग, इन दैट कंडीशंस you cannot perform well. You are fit according to your game, but in a different aspect of different game you are not fit. You are not able to perform in like that way. तो यहाँ पर आप फिट तो हैं पर अपने टास्क के अकॉर्डिंग। सो फिटनेस ऑलवेज task related. If the task is different, fitness level may be different is required.
So we can divide the fitness in two ways, general or the specific. General or specific, common mean they are doing the routine work. Aap mein, mother, father, guardians, all we are doing the routine work, so they are counted in a general fitness. Whereas the specific fitness, hard worker, laborious worker or the sports person, they are counted in the specific fitness. क्या दोनों ही फिटनेस की कंपैरिजन आप एक ही प्रकार से कर सकते हैं? एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस और एक ग्रैंडपा की फिटनेस और कंपैरिजन जब हम करेंगे तो कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दीज बोथ आर डिफरेंट, और दोनों में ही वो कंपोनेंट्स जो है इस पूरे चैप्टर का बेस बनते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होंगे और जिनके आंसर हमें इस बेसिक थ्योरी से समझने से मिल जाते हैं. फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. General or specific? Specific fitness and the general fitness. General fitness is also called the health related fitness. Whereas the specific fitness is also called the performance related fitness. If doctors they will check up your health, they will see these components. वो तरीके ही होते हैं, components यही होते हैं पर तरीका different होता है. Doctors they will use the instrument, treadmill test, ECGs, they will use the instrument to check the health of yours. But in the field of physical education, we will use the activities. 100-meter shot put, javelin throw, discus throw. Generally, activities they are the tools to check the fitness level of yours in the games and the sports. The first component, generally fitness के बारे में एक common man का aspect क्या होता है कि मस्कुलाइन बॉडी हो, पावर हो, स्ट्रेंथ हो. लेकिन मैं समझता हूँ फिटनेस के बारे में जब पहला कंपोनेंट लिया गया है वो पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, इन सबको अलग अलग हटके लिया हुआ है. बिकॉज आप में कितनी भी पावर क्यों ना हो, शायद आप 100 kg वेट यू कैन लिफ्ट आउट इन वन टाइम, बट अगर आप 4th फ्लोर पे चढ़ना स्टार्ट करें और ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये पावर जो आपकी बॉडी में अवेलेबल थी वो कोई काम नहीं आ रही है. इट मीन्स द फर्स्ट कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फिटनेस दैट इज कॉल्ड द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. The first component which is required number second component, freedom from obesity. It means body compositions, flexibility. Number 4, muscular strength. And number 5 is called the muscular endurance. These are the 5 components which we are required in the general fitness, whereas in addition of these 5, we are required some additional components in the field of sports. जब हम परफॉर्म करते हैं तब हमें इन सब के अलावा एडिशनल कंपोनेंट्स और रिक्वायरमेंट है. वो क्या होगा? सबसे पहला दिया हुआ है पावर. Number 2 is called the speed. Number 3 is called the agility. That is called the quickness. फुर्ती से हम बोलते हैं. इसको चेंज कर दिया आजकल, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया. It convert in a coordinative abilities. Number 4, balance. And number 5 is called the reaction time.
दे आर द 5 कंपोनेंट्स। एडिशनली वी आर रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए घर में अगर रूटीन वर्क करना है तो हमें ये कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बट हम जब परफॉर्म करते हैं सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द परफॉर्मेंस रिलेटेड। नाउ जब हम ग्राउंड परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये एडिशनल कंपोनेंट्स की अलग से रिक्वायरमेंट होती है। ये वर्ड्स जनरली देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर इनको डिफाइन करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं तो हम लिखते क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा हुआ है डिफाइन द टर्म स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, यू कैन डिफाइन वेरी वेल, बट वो जनरल ओपिनियन होगी, लेकिन हमें स्पेसिफिक अप्रोच को यूज करना है एग्जाम में लिखने में ताकि हमें मार्क्स मिल सके। व्हाट इज पावर, व्हाट इज स्पीड, ये जनरल क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स में बन जाते हैं। सो इनके आंसर्स जो होंगे वो स्पेसिफिकली आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए लिखना है। जनरल ओपिनियन या हम ऐसे कैजुअल में लिख देते हैं तो मार्क्स विल नॉट बी गिवन बाय द एग्जामिनर। तो हमें यहाँ पर ये सब वर्ड ध्यान रखने हैं कि हमें किस प्रकार से लिखने हैं। वर्ड टू वर्ड आई विल एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस दैट इज कॉल्ड स्टेमिना। What is stamina? Do you know about the stamina? What is stamina? Stamina, it is the ability of the person, it is the ability to the person to do the work for a longer durations. लंबे समय तक काम करने की क्षमता, this is called the endurance. So it is the ability of the person to do the work for a longer duration. This is called the endurance. If your heart and the vessels are capable to do the work for a longer duration, then you are having the cardiovascular endurance. Freedom from obesity. If you are obese, more than 20% fat is available in the body, you are obese and you will not define the conditions of fitness now. So freedom from obesity. Body composition से ये point दिया हुआ है, whereas the flexibility it shows the range of the joints of the organs. ये range को show करती है organs की, so this is called the flexibility. Whereas the strength, muscular strength. Strength क्या होती है? Strength is the ability to overcome resistance or to act against the resistance. If your muscles are having the capabilities to act against the resistance, this is called the muscular strength. 100 kg weight you can lift out in a one time. This is the example of the muscular strength. बट सपोज करो 10 kg वेट को अगर आपको 10 टाइम लिफ्ट करना है तो क्या होगा, मस्कुलर एंड्योरेंस, मतलब स्टेमिना इज रिक्वायर्ड. सो इफ योर मसल्स आर हैविंग द कैपेबिलिटीज टू लिफ्ट द वेट इन मैक्सिमम टाइम, दिस इज कॉल्ड द मस्कुलर एंड्योरेंस. ये वर्ड्स इस प्रकार से, whereas ये वर्ड्स पावर, ये फिजिक्स की पावर नहीं है. सो पावर अगर एग्जाम में कभी आ जाए क्वेश्चन के रूप में व्हाट इज पावर, तो आपको फिजिक्स की पावर नहीं, यहाँ पर ये पावर बिल्कुल अलग है, ये मस्कुलाइन पावर है. तो हमें क्या यूज करना है, देखिए एक इमेज को ध्यान रखिएगा. पंच, अगर आपने लाइफ में पंच मारा हो तो वही पावर का वर्ड्स बनाएगी. किस प्रकार से, व्हाट यू आर डूइंग थ्रू द पंचिंग, हमें वो लिखना है. सो पावर इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी इनटू फोर्स एट ए फास्टर रेट. What you are doing in the punching, you are transferring your energy into force at a faster rate. So this is called the power. हमें पावर को ये लिखना है, वो फिजिक्स की पावर, वो फिजिक्स सब्जेक्ट में काम आती है, पर ये मस्कुलिन पावर है. whereas the speed, वो क्या होगी, to move one place to another in a shortest possible timing with the greatest possible velocity. To move one place to another in a shortest possible timing with the greatest possible velocity. This is called the speed. Agility, it indicated turning capability to the persons, how you can turn quickly, changing the directions. एक रेस देखा होगा आप लोगों ने, शटल रन, यहाँ से यहाँ गए, टर्न किया, अगेन ये. व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, वी आर नॉट रिक्वायर्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज के ओपन नहीं करना पड़ता है. टर्निंग कैपेबिलिटीज, हाउ यू कैन टर्न क्विकली, सो दिस इज कॉल्ड द एजिलिटी रेसेस. नाउ इट कन्वर्ट इन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जो अभी चैप्टर में आता है. whereas the balance, balance क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस. इफ योर नर्व्स एंड द मसल्स कैन कोऑर्डिनेट, you can find out the physical balance on the ground. Whereas the reaction time, how you can react on the response, this is called the reaction time of yours. It is mostly in the games and the sports we are required the reacting abilities. Silly point, अगर आपने क्रिकेट देखा है तो silly point is one of the place 5 to 10 मीटर अवे फ्रॉम द बैट्समैन. एक फील्डर जब फील्डिंग करता है स्ली पॉइंट पर, सपोज को बैट्समैन ने 150 की स्पीड से शॉट मारा, अगर उस फील्डर की रिएक्टिंग एबिलिटीज फास्ट नहीं है तो बॉल विल स्ट्राइक एंड injuries, there is a chance of injuries. So reacting abilities, if it is fast, तो ये reactions ability भी fast होनी चाहिए. So this is called the reacting ability. Reaction time, it means how you can react on the response. This is called the reaction time of yours. So this is now, ये these are the qualities. अब इनसे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये डिस्क्रिप्शंस. ध्यान रखिएगा इन्हीं में से, क्योंकि
बेसिकली अगर हम देखें तो ये ऑल दे आर द मोटर एबिलिटीज. मोटर मींस फिजिकल. मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में मोटर मींस फिजिकल. सो मोटर एबिलिटीज ये हमारी बॉडी की एबिलिटीज हैं. इट मींस फिजिकल. All these are called the motor abilities of the body. एग्जाम में 3 साल से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि इफ योर ग्रैंडफादर फील द प्रॉब्लम्स, सपोज स्टैंड इन द अपॉन द चेयर्स, व्हिच मोटर एबिलिटीज आर लैक. कोई भी एक प्रॉब्लम मिलती है और मैं वो उसमें जो मोटर एबिलिटीज इन्वॉल्व है उसको यूज करते हुए एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ता है. ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप में काम आती है. एग्जामिनर विल आस्क यू व्हिच गेम यू चूजन. सर बास्केटबॉल. ओके ना, which motor abilities are majorly required in the basketball game? Football, hockey, badminton, different games. We are required the different motor abilities. So you can explain and you can impress the examiner. So ye questions. Generally, in a football player, what we are required? Speed, power, strength. They are required. If we generate the speed, strength and the power in the football player, he can play better. So training methods are given. In the training methods, we will develop all these qualities in the body. So training in sports. Now this is the best of this chapter. और ये best जब तक हमारा clear नहीं होता है हम आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं. I want to explain 2 more words which are used in this subject. Subject की specific terms हैं, लेकिन life में आपको ये दोनों ही टर्म बहुत से काम भी करती हैं और इनके बारे में नॉलेज उस लेवल पर होना चाहिए. क्योंकि सब्जेक्टिव में हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, हमें लिखना आना चाहिए. सो 2 सेपरेट टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो पूरी बुक में कहीं टर्म के रूप में यूज नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी इन टर्म पर और पूछा हुआ भी है. तो 2 टर्म ध्यान रखिएगा जो कि इनडायरेक्टली इस पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व है. सबसे पहला वर्ड है ओवरलोड. And number second word is called the conditioning. Overload and the conditioning, they are the principle to develop the physical fitness. मतलब they are the principles of physical fitness development. फिटनेस को डेवलप करने के लिए बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड पूरी लाइफ में हमें हर सराउंडिंग में, हर एजुकेशन में, हर जगह पर ये हमारा रिलेटेड होते हैं या हमारा कनेक्ट होते हैं. अगर आप इनकी साइंस, इनकी केमिस्ट्री को समझ जाएं तो आप हर सिचुएशन में बड़ा अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं. मैं बड़े जनरल या सिंपल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओवरलोड करता है, देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, क्लास 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस पढ़ते हुए आते हैं. लेकिन सपोज करो किसी बच्चे को 1 के बाद सीधा 5 क्लास का सिलेबस मिल गया तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द ओवरलोड. नो, क्लास 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी ओवरलोड है, लेकिन 1 के बाद सीधा 5 क्या हो रहा है? एक्सेस ओवरलोड. सो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट load always apply in a simple to complex form. It should be gradually increased. If the excess load parameters will apply in the body or in the mind and the body cannot tolerate the load parameters. एग्जाम्पल समझिए आप, आपकी स्टेमिना है 10 किलोमीटर रनिंग की, स्टेमिना आपके 10 किलोमीटर रन करने की है और आपको सीधा 20 किलोमीटर की टास्क मिल जाए, जस्ट डबल अमाउंट में एक्सेस लोड मिल जाए, तो कैन यू बियर दिस लोड पैरामीटर्स? ऑफ कोर्स नॉट. सो दिस प्रिंसिपल स्टेट डेट. लेकिन आपको आफ्टर द 10 किलोमीटर अगर आपसे कहा जाए कि आप 300 मीटर या 400 मीटर एक्स्ट्रा रन कीजिएगा तो आप इस लोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज आवर बॉडी कैन एक्सेप्ट दिस लोड पैरामीटर. इट इज अ स्मॉल अमाउंट. So this principle states that load always apply in a simple to complex form. It should be gradually increased if the excess load parameters will apply in the body or in the mind. Mind and the body cannot tolerate the load parameters. This principle states that. Whereas the conditioning, it is also called the adaptations. अब ये प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि वॉट एवर द कंडीशंस आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टर्म, बॉडी कंज्यूम द कंडीशंस. कोई भी कंडीशन जो बॉडी पर अप्लाई की जाती है लंबे समय तक, अगर उस पर बॉडी पर लंबे समय तक अप्लाई की जाए तो आपकी बॉडी उसको अडप्ट कर लेगी. दिस इज कॉल्ड द कंडीशनिंग. मतलब वी आर रिक्वायर्ड द कंडीशनिंग. अब देखिए किस प्रकार से कंडीशनिंग करते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है.
10 किलोमीटर आपकी जो एफिशिएंसी है 200 मीटर या 300 मीटर एक्स्ट्रा अमाउंट में लोड इंप्रूव किया और उस लोड को 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक लगातार अप्लाई किया तो आपकी बॉडी उस लोड को एक्सेप्ट कर लेगी और आपका फिटनेस का लेवल इंप्रूव हो जाएगा. दे आर द प्रिंसिपल्स टू डेवलप द फिटनेस लेवल ऑफ योर्स. मतलब वी आर रिक्वायर्ड टाइमिंग इन द अडेप्टेशंस में टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है और टाइम अगर हम देंगे किसी भी चीज को, मतलब लोड को इंप्रूव किया और उस लोड को साइमल्टेनियसली कुछ दिन तक लगातार जब अप्लाई किया तो बॉडी उस लोड को एक्सेप्ट कर लेगी. दिस इज कॉल्ड द कंडीशनिंग ऑफ द लोड. सो दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट. किसी भी सब्जेक्ट को जब प्रिपेयर करें तो आप उसे एंड तक मत लेके जाइए. आप देखिए लोड और कंडीशनिंग को जब हम समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सर सब्जेक्ट में हम पढ़ना कब स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें. तो देखिए एक बार आप क्लासरूम प्रोग्राम या फिर बुक को रीडिंग कर ले और देखें कि चैप्टर में कोई टर्म जो लिखी गई है, एक्सप्लेन की गई है, एक बार पढ़ने पर अगर आपको समझ में आती है बड़े आराम से कि सर आई कैन प्रिपेयर वेरी वेल, दिस इज अ वेरी इजी टाइम, तो फिर आप एग्जाम टाइम में पढ़िए, आराम से अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाइए. लेकिन लगता है पढ़ने के दौरान कि सर दिस टॉपिक इज वेरी टफ, वी आर रिक्वायर्ड टाइमिंग, तो फिर यहाँ पर देखिए आपको वो टाइम देना पड़ेगा कि कितने टाइम में वो टॉपिक आपकी मेमोरीज का पार्ट बनता है. तो हमें ओवरलोड और कंडीशनिंग, ऐसा नहीं हो कि हम बुक को टच ही नहीं करें और सीधा एग्जाम टाइम में ओपन करें, तो हम प्रॉब्लम में आते हैं. क्योंकि एक्सेस ओवरलोड जब अप्लाई करते हैं तो माइंड विल ब्लास्ट एंड द बॉडी ऑल्सो ब्लास्ट. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो ये प्रॉब्लम यहाँ हमें ध्यान रखना है. इन प्रिंसिपल को समझते हुए हमें सब्जेक्ट को भी ही प्लान करना है. नाउ आई विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. ये दो वर्ड की मिस्ट्री ध्यान रखिएगा. सब्जेक्ट को बहुत एंड तक भी नहीं खींचना है. एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको लगता है कि सर इट्स वेरी इजी फॉर मी, तो फिर आप उतना ही टाइम दीजिए जितना आपको कैपेसिटी के अनुसार रिक्वायरमेंट है. लेकिन आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे आई एम रिक्वायर्ड द मच मोर टाइमिंग टू लर्न या टू मेमोराइज ऑल द कंटेंट्स विच आर रिटन इन द बुकलेट, तो फिर आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन के टाइम निकालने पड़ेंगे. पर दिस इज द वे. Now we will start the unit number 10, training in sports. 5 topics are given in this chapter. One topic has been removed, that is circuit training method. The first topic is given. Training means what is the meaning of the word training? Training is a scientific way of execution the task. In the training, we'll execute the task in a scientific manner. So training means it is a scientific way of execution the task. So training, this is the meaning. First topic is given, first component which are given, that is called the strength. Strength क्या होता है? Strength is the ability to overcome resistance or to act against the resistance. It is of two type. ये दो प्रकार की है, static and the dynamic. Static and the dynamic, it is of two type. Static, the movement is not visible in the static, whereas the dynamic, the movement is visible in the dynamic. चूंकि sports in the games field is a dynamic field, so dynamic strength is also having a 3 part. डायनेमिक स्ट्रेंथ को 3 प्रकार से फिर डिवाइड किया हुआ है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू overcome resistance or to act against the maximal strength of the body. जहां हम अपनी पूरी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर द मैक्सिमल स्ट्रेंथ. कीवर्ड को ध्यान रखिए और एग्जांपल को यूज करते हुए अपना आंसर बनाइए. मैक्सिमल स्ट्रेंथ वेयर वी विल यूज 100 मीटर शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, एवरीवेयर वी आर यूजिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन दीज नाउ. Whereas the explosive strength, explode का मतलब विस्फोट करना, विस्फोटक शक्ति. In a single movement or phase, we will execute the whole body strength in this now. Can you see the event shot put? In a single jerk, we are exploring the strength of the body in a single jerk, or we will execute the strength in this method. So this is called, मतलब देखिए shot put हुआ, discus throw, javelin throw, all they are the example where we are using the explosive strength of the body. Example can be same because ultimately we are using the maximum strength here now. Maximum को ही use कर रहे हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है? It is a combination of the strength and the speed. Strength को जब हम speed के साथ परफॉर्म करते हैं, so this is the एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. क्योंकि एक सिंगल जर्क में हम स्ट्रेंथ को स्पीड कॉम्बिनेशन के साथ में मिक्स करते हुए फेंकते हैं या थ्रो करते हैं. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. व्हेयरएज द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ का स्टेमिना. कैन यू सी द एग्जांपल? 400 मीटर इज, हैव यू सीन? कैन यू मेंटेन द 400 स्पीड फॉर अ 400 मीटर? या कैन यू मेंटेन द 100 मीटर स्पीड फॉर अ 400 मीटर? क्या आप 100 मीटर स्पीड को 400 तक मेंटेन कर सकते हैं? यू कांट, बट दोज हु कैन, दे हैव अ
strength endurance. It means under the conditions of fatigue. It is the ability to overcome resistance under the conditions of or to act under the conditions of fatigue. थकान की conditions में भी अगर हम strength को लंबे समय तक maintain किए हुए हैं, so this is called the strength endurance. मतलब कीवर्ड ध्यान रखिए, इट इज कॉल्ड द मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंथ एंड द स्पीड कॉम्बिनेशन एंड अंडर द कंडीशंस ऑफ फैटिग. और इनको ध्यान रखते हुए आप एग्जाम्पल को यूज करते हुए स्पोर्ट्स एंड गेम्स के 2, 3, 4 एग्जाम्पल को यूज करते हुए आप अपनी लेंथ को एग्जाम में बना सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन 1 एंड 3 दोनों ही प्रकार के टाइप पर पुटअप हो चुका है. 1 मार्क्स में टाइप पूछा हुआ है, एक सिंगल टाइप, कोई भी एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, whereas 3 मार्क्स में ये डायनेमिक स्ट्रेंथ को पूछा हुआ है. मतलब क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से एग्जाम में बन सकता है. सो ये टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द टाइप मेथड्स. देयर आर द 3 मेथड टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस टॉपिक नाउ. There are the 3 methods. First method is isometric, second method is isotonic, and third method is called the isokinetic. Isometric, movement is not visible in this type of exercises. Movement is not visible. Without any muscular movement of the body, we will increase the strength in this method. Is it possible? क्या आपको लगता है? Can you imagine that? Is it possible कि without any movement? मतलब while we are sleeping, no movement is visible in the body. तो can we improve the strength in the body? But of course in this, how it could be, देखिए क्या हो रहा है. Suppose if you are applying the force on the wall, अगर आप force को apply कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि whatever the movement is not visible on the hand, हाथ के ऊपर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, but whatever the force you are applying on the hand muscles, they gain the strength. कितने टाइम तक, किस अमाउंट का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं हैंड की मसल्स पर, हाफ एन आवर, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, कितने टाइम तक आप वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शंस होगा आपकी बॉडी में, मसल्स में. सो इट इज द स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स. इंटरनल टोन विल जनरेट, मतलब मसल्स में टोन जनरेट रही है हाफ एन आवर डायरेक्टली जो आप फोर्स लगा रहे हैं. तो यहाँ ये they gain the strength, ultimately they gain the strength. So this is the static contractions of the muscles. क्योंकि sports in the games field is a dynamic field, static strength is not required everywhere. But present time पर कहता है orthopedic doctor they will prefer the isometric exercises. किस प्रकार से? हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, muscles are inactive. Because movement is not visible, movement is not possible, so muscles are inactive. After the few time they lose their strength because they are inactive. After the healing the injuries, what the doctor will prescribe? They will prescribe the isometric. किस प्रकार से? Gripping the ball, holding the ball, ग्रिप स्ट्रेंथ को यूज करना. मूवमेंट इज नॉट विजिबल, क्या हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस होगा, स्टैटिक्स हो. Orthopedic doctor they will prefer the isometric exercises. In the rehabilitation of the injuries, we are required the isometric exercises. So these are now. Can you put up the example? Can you imagine that? What are the example of the isometric exercises? So, exam में एक बच्चे ने लिखा weight lifting. No, weight lifting is not the example. It is the right example or the wrong example. But it is right example also. How? बट हमें ये राइटिंग का थिंग्स ध्यान रखना एग्जाम में. वेट लिफ्टिंग इज राइट और रॉन्ग, बोथ एग्जाम्पल हियर नाउ. लेकिन हमें राइटिंग के कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज करने चाहिए कि कोई भी हम पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, क्योंकि एग्जामिनर ने वेट लिफ्टिंग को क्रॉस किया हुआ है. लेकिन एक बच्चा का ये ध्यान रखे कि क्योंकि वेट लिफ्टिंग व्हेन यू विल लिफ्ट द वेट तो डायनेमिक पार्ट हो रहा है, लेकिन व्हेन यू विल होल्ड इट नाउ सो यहाँ पर स्टैटिक पार्ट आता है. सो अगर हम यहां पर लिखें कि इन सम फेज ऑफ द वेट लिफ्टिंग वी आर रिक्वायर्ड द स्टैटिक स्ट्रेंथ, दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड अबाउट द एग्जाम्पल. और जब राइटिंग के पार्ट में ये वर्ड अगर आप सर्च करते हुए लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आप पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है. अदरवाइज फिर हम मर्सी पर डिपेंड होते हैं कि कुछ एग्जामिनर मार्क्स दें और कुछ एग्जामिनर शायद काट भी ले, क्योंकि कॉपी किसके पास जाती है वो रूल हम जानते हैं कि किसी के पास भी कॉपी जा सकती है. सो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई वर्ड को यूज करते हुए एग्जाम में लिखना चाहिए. सो in some phase of the tug of war, weight lifting, they are the example of the isometric. This is called the isometric. But one more thing you must remember in this topic, who developed this method? Hettinger and the Muller. They are the writers. They developed this method in 1953. Because objective में questions,
who introduced this method, who developed this method, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है. सो ये चीजें भी आप इंस्टेंट हाईलाइट करते हुए जाइए और इनको भी मेमोराइज कीजिएगा. बाकी सब कुछ अपना राइटिंग सेक्शन जो है वो आप अपनी क्लासरूम इमेजिनेशन से कंप्लीट करते हुए लिख सकते हैं एग्जाम में. Second method, isotonic. Who developed this method? D. Loney. D. Loney, the other person in 1954, they designed this method, they developed this method, just opposite to the isometric. मसल्स मूवमेंट इज विजिबल. यहाँ पर क्या होगा, विजिबल है, वहां इनविजिबल था, लेकिन यहाँ विजिबल है. मतलब ऑल दे आर स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ऑल दे आर द आइसोटोनिक बिकॉज मूवमेंट इज विजिबल. It is a dynamic contraction of the muscles. Dynamically muscles contract होती हैं. Dynamically फिर stretching से running, jumping, swimming, everywhere the dynamic contractions are required. So all they are the example of these now. So ये dynamic contractions पे, whereas the isokinetic, it is a combination of both two. Simultaneously, the static and the dynamic, both the contractions will be appear in the body at the same time. So this is called the isokinetic. Can you imagine the example? Rock climbing. When you will hold it now, एक हाथ से जब होल्ड करते हैं तो क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस स्टैटिक हो रहा है. बरस एक हाथ से जब हम पुल कर रहे हैं ऊपर से क्लेम चढ़ने के लिए तो क्या हो रहा है, डायनेमिक. अगेन ये यहाँ आएगा, ये कन्वर्ट होगा स्टैटिक में, तो ये डायनेमिक में. स्टैटिक डायनेमिक बोथ द कॉन्ट्रैक्शंस विल बी अपीयर इन द बॉडी इन द सेम टाइमिंग. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोकिनेटिक. जे पेरिन, दे आर द पर्संस दे डिजाइन दिस मेथड इन द 1968. ये सिंपल से में आप चाहें तो बुकिश लैंग्वेज को छोड़ते हुए ये थिंग्स और बारीकियां अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करते हुए राइटिंग पार्ट बना सकते हैं. 5 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन द टर्म स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फ्लेक्स स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट. तो अगर आप देखें तो देयर आर 3 मेथड, और 3 मेथड अगर 5 मार्क्स में, 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी हुई है, 4 मार्क्स में ये तो 1.5 का वेटेज जनरली बनता है. मतलब 1.5 मार्क्स के लिए हमें कितना लिखना है, कितने लाइंस का डिस्क्रिप्शन. तो आप चाहे तो इन्हीं इमेजेस को यूज कर सकते हो एग्जाम में अपना राइटिंग पार्ट जनरेट कर सकते हैं. डेप्थ में अगर हम बुक में देखें तो बुक में काफी डीपली लैंग्वेज को यूज किया हुआ है, बिकॉज ऑल द ट्रेनिंग मेथड है डिजाइंड इन द अब्रॉड कंट्रीज, और वहां के लैंग्वेज को यूज करते हुए यहाँ पर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है. सो उस लैंग्वेज को हमारी मेमोरीज में या लाने में टाइम की रिक्वायरमेंट है. वेयर एज इफ यू यूज दिस प्रैक्टिकल मेथड तो हम बड़े इजी वेज में एग्जाम में इनके डिस्क्रिप्शंस लिख पाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट नंबर टॉपिक इन दिस चैप्टर. चलिए सेकंड नंबर चलते हैं. सेकंड नंबर टॉपिक एंड्योरेंस. स्ट्रॉन्ग टॉपिक से, बिकॉज हर मेथड जो है वो 5 मार्क्स में एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ चुका है, जो हमें हर मेथड पर 5 मार्क्स के लाइक लेंथ भी निकालना आना चाहिए. और ये क्लासरूम से आप वो मेथड यूज करें, वो तरीके यूज करेंगे. अगर इनके सिंगल मेथड इफ इट इज आस्क फॉर 5 मार्क्स तो यू कैन राइट द गुड आंसर इन द एग्जामिनेशंस. हमें वो भी ध्यान रखना है. Endurance, the term is known as the stamina in the games and the sports. It is the ability of the person to do the work for a longer durations. लंबे समय तक काम करने की क्षमता. This is called the endurance. It is of two types. General or basic endurance versus the specific endurance. General or basic depends nature of the activities पे वैसे basic और general और the specific. Generally basic और general एक ही होते हैं. भाई what we are required? We are required the basic or general endurance to do the routine work. We are required the basic or general endurance, whereas the specific endurance वो क्या होता है, hard worker, laborious worker, sports person, they are required the specific endurance to complete the activities. General specific, they are the very simple terms. Types में questions नहीं पूछा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है. अब शायद पूछा जा सकता है कभी भी किसी रूप में. सो हमें हर वो चीज जो बुक में लिखी हुई है कंटेंट्स के रूप में वो हमें याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में हम अपना आंसर बना सके. ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज के बेसिस पर 3 प्रकार से फिर डिफाइन किया हुआ है. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड द मिडिल टर्म और द स्पीड एंड्योरेंस. ये 4 प्रकार से शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एंड द स्पीड एंड्योरेंस. शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड द लॉन्ग टर्म क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज. इट इज ऑफ 3 टाइप. लॉन्गेस्ट मैराथन रेस 42.195 किलोमीटर. व्हाट वी रिक्वायर, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड. Long term endurance is required. Short term 100 meter, 200 meter, 400 short term is required, whereas 800, 1500 middle term is required. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. स्पीड एंड्योरेंस, एक ही स्पीड को लंबे समय तक मेंटेन करना. लोकोमोशन फेज इज रिक्वायर्ड, सो स्पीड एंड्योरेंस. अगर आप देखें तो ये सब इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं. बट किसी एक राइटर ने एक बार अलग प्रकार से वो डिफाइन किया हुआ है. एरोबिक एंड्योरेंस, एनारोबिक एंड्योरेंस. एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
Long term, in long term endurance, we are required the aerobic endurance, same language we can write. Whereas anaerobic endurance, short term, जहाँ breathing out of phase control होता है, so short term endurance is called the एनारोबिक एंड्योरेंस. अगर हम ये यूज कर ले, मतलब टाइप्स डिफरेंट प्रकार से यहाँ यूज किए हुए हैं, लेकिन ये जनरली हम एग्जाम में इनके डिस्क्रिप्शंस जो है वो वर्ड को देखते हुए भी इन इमेजेस के बेसिस पर अपना आंसर बना सकते हैं. सो टाइप का क्वेश्चन जनरली पुटअप नहीं हुआ है, पर चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आजकल एग्जाम में आ चुकी है और यहाँ कभी भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप एग्जाम में अपना आंसर बना सकते हैं. There are the three methods to improve the endurance of the body, और तीनों ही मेथड अपने आप में स्ट्रॉन्ग मेथड है. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पेलिंग मिस्टेक्स, इट इज नॉट मेजरेबल बाय द एग्जामिनर, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं. फर्स्ट नंबर मेथड दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस मेथड. नाम ही है कंटिन्यूअस, लगातार. नो रेस्टिंग फेज विल बी गिवन, नो रिकवरी पीरियड विल बी गिवन. वी कैन नॉट रिकवर द फैटिग एक्सर्शंस इन दिस मेथड. मतलब रेस्टिंग फेज विल नॉट बी गिवन हियर नाउ. लगातार जब हम यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस मेथड. देखिए, लेंथ को इंप्रूव करने में हम ध्यान रखिएगा वो प्राइमरी स्टेप को भी यूज कर ले, क्योंकि लेंथ इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम्स. और लेंथ जब आपके पास इतना डीप में आपने नहीं पढ़ा हुआ बाय द वे, और वहाँ जब हम लेंथ लिखना स्टार्ट करें तो अगर वर्ड नहीं मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा टेक्निक को भी यूज करना चाहिए कहीं कहीं पर मेन टेक्निक के रूप में नहीं, एडजस्टमेंट टेक्निक के रूप में आप इन तरीकों को यूज कर ले तब भी काम चल जाएगा. आई विल एक्सप्लेन द टू बेस्ट टेक्निक इन द राइटिंग सेक्शंस. प्राइमरी सेक्शंस, कैन यू इमेजिन दैट? प्राइमरी सेक्शंस में जब एक टीचर ने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखवाया था तो वो क्या करती है, उसी क्वेश्चंस को आंसर में कंप्लीट करती है. इफ योर ग्रैंडफादर फील द प्रॉब्लम्स विच मोटर एबिलिटी, तो आंसर क्या बनता है, एक सिंगल वर्ड का आंसर है. मॉडर्न इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड का आंसर है कि माय ग्रैंडफादर फील, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द आंसर. लेकिन यहाँ पर कहता है इफ माय ग्रैंडफादर फील द प्रॉब्लम्स लाइक दैट वे, फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोटर एबिलिटीज. मतलब पूरा सेंटेंस बना दिया उसी क्वेश्चन को यूज करते हुए. तो अगर हम ये भी एक तरीका यूज कर लें इस सब्जेक्ट में तभी हमारा आंसर की लेंथ को बढ़ाने में ये हेल्प करता है. तो एक तो प्राइमरी का आंसरिंग मेथड आप यूज करें लेंथ को लिखने में. जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं या उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वेरेज जिनके पास इतना विजन नहीं है, डेप्थ में नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम आईआईटी की प्रिपरेशन के साथ में ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं. सो ये एक तरीका है लिखने का. और वन मोर मेथड ऑफ द राइटिंग, अगर आप बुक्स को चेक करें, बुक्स की रीडिंग करें तो हर बुक्स में लिखने का तरीका किस प्रकार से यूज किया गया है कि एक बात को ऊपर लिखा, उसी को घुमा के बीच में, और नंबर थर्ड फिर उसी बात को लिखा हुआ है. इट मींस अगर हम एक बात को 2-3 प्रकार से घुमा के लिख सकें तब भी आपकी लेंथ इंप्रूव जाती है, सोचना कम पड़ता है और लिखने के वर्ड्स बन जाते हैं. तो ये दो राइटिंग के मेथड जो है वो ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को इंप्रूव करने में आप कहीं ना कहीं यूज कर ले. पर यह नहीं कि आप हर जगह यही मेथड यूज करते हुए लिखें, दैट इज रॉन्ग. पहला पॉइंट टेक्निकली डिस्क्राइब होना चाहिए, दूसरा पॉइंट अच्छा होना चाहिए, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर जो कम आते हैं उनमें आप ये टेक्निक यूज कर लें. पर एक बच्चा का घुमा घुमा के इस प्रकार से लिखता जाएगा तो दैट इज द बैड इंप्रेशन एग्जामिनेशंस, वो गलत तरीका होगा. सो एडजस्टमेंट टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, एडजस्ट द पॉइंट बिटवीन द टू गुड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंटों के बीच में इस टेक्निक को यूज करते हुए अगर हम मेंटेन रखें तो हम एक लेवल मेंटेन कर सकते हैं, राइटिंग का फ्लो और स्पीड को भी मेंटेन करते हुए बड़ा अच्छा आंसर हम बना सकते हैं. नाउ वही तरीका हमें यूज करते हुए लिखना है. कंटिन्यूअस मेथड, स्लो, फास्ट एंड द वेरिएबल पेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस मेथड. 3 प्रकार के ये कंटिन्यूअस मेथड है. लगातार, नो रेस्टिंग फेज बी गिवन, नो रिकवरी पीरियड बी गिवन, लगातार मिलता है. सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज. इट इज ऑफ 3 टाइप्स, स्लो, फास्ट एंड द वेरिएबल पेस मेथड. स्लो में क्या होता है, हम कोई भी एक्सरसाइजेज इस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को लेते हुए परफॉर्म करते हैं कि हार्ट की बीट के इंपैक्ट को यूज किया हुआ है. इन दिस मेथड स्लो में क्या होता है, हार्ट बीट will raise to the 140 to 160 beat per minute. And the volume, volume का मतलब टाइम से लिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइजेस वो क्या था, 30 minutes to 2 hours between. The volume is set by the coach or the trainer. They will decide the load parameters on the basis of the nature of the group. Under 14, 16, 19, male, female, trained या untrained. On the basis of this nature, the load parameters is applied by the coach, but it should not be less than 30 minutes and not more than 2 hours in any groups. ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का मतलब टाइम से लिया हुआ है.
स्लो में ये, whereas फास्ट में क्या होता है, हार्ट बीट. Will raise to the 160 to 180 beat per minute. Whereas the volume क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम 20 मिनट मैक्सिमम. कहीं पर 15 मिनट लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी में 10 मिनट लिखा हुआ है, मतलब रेंज में ऊपर, क्योंकि किस एज ग्रुप पर ये डेटा कलेक्शन किया हुआ है उसके हिसाब से रेंज ऊपर नीचे होती है, पर मैक्सिमम 20 मिनट. मतलब अगर आज हम स्टार्ट करें, चूंकि इस हार्ट बीट पर लंबे समय तक काम करना आसान नहीं है, वी आर द अनट्रेन्ड पर्सन, अगर ये मेथड हम अप्लाई करें तो शायद आज हमें 30 सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर इंटरनेशनल लेवल पर ये जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम 20 मिनट तक जा सकता है. Whereas the variable pace को कम ज्यादा, slow fast variation we will use in this method, but we cannot stop because method का नाम दिया हुआ कंटिन्यूस है, लगातार, नो रेस्टिंग फेज विल गिवन. स्लो फास्ट, 100 मीटर रेस किया, स्लो हो गए, फिर फास्ट. हार्ट की बीट के एम्पर को यूज किया हुआ है, वो है 140 to 180 हार्ट बीट रेंज. रेंज पर मिनट. हार्ट ने 180 पे काम करना स्टार्ट किया, अगेन स्लो हो जाते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप. 140 पर हार्ट की बीट आती है, अगेन फास्ट. स्लो फास्ट वेरिएशन वी विल यूज इन दिस मेथड. जो रेंज होगी वो है 20 मिनट टू 1 आवर्स के बीच में. रेंज ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हर बुक में रेंज को अलग प्रकार से लिखा हुआ है, किस एज ग्रुप पर ये डेटा कलेक्शन किया हुआ है उसके बेसिस पर ये रेंज जो है वो, बट हार्ट की बीट ऑलमोस्ट सभी राइटर्स जो है वो इस पर ही एग्री हैं. सो दीज आर द थिंग्स, इसीलिए ये 5 मार्क्स में एडिशनल क्वेश्चंस के रूप में बन सकता है. कंटिन्यूस मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डेवलप द endurance of the body. Now second method, they are the key functions or the keywords. Remember these now, so that you can write the descriptions in on language. हम अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में आंसर खुद बना पाएंगे अगर ये थिंग्स यूज करते हुए एग्जाम में आप अपना आंसर लिखते हैं तो. सेकंड मेथड, इंटरवल. नाम से मालूम पड़ता है इंटरवल. रेस्टिंग फेज विल बी गिवन, रिकवरी पीरियड विल बी गिवन, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन द एक्टिविटीज. दिस इज कॉल्ड द इंटरवल. रेस्टिंग फेज विल बी गिवन, recovery period will be given, and we can recover the fatigue or exertion in this method. इंटरवल, जनरली इंटरवल इट इज अ 2 टाइम. ये 2 प्रकार का हो सकता है. नॉर्मल तो हार्ट बीट, क्योंकि 100 मीटर रेस करने के दौरान जो हार्ट की बीट इंप्रूव हुई है उसको अगेन नॉर्मलाइज होने तक का टाइम क्या होगा, इंटरवल टाइमिंग है. क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट टू चेक द हार्ट बीट ऑफ योर्स, बट इफ देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट, यूज द सेकंड मेथड, दैट इज द टाइम इंटरवल. 2, 3, 4, 5, whatever the time is given by the coach, you have to recover the fatigue or exertions and ready for the next event. This is the interval. In some books, these descriptions are given about the interval training method. But in most of the books, in most of the books, the descriptions was given. But उसी साल, I think so 15, 16 और 17 के एग्जाम में, मेन एग्जाम ऑफ द CBSE में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि डिफरेंशिएट बिटवीन 1:1, 1:2 रेशियो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड जस्टिफाई योर आंसर्स. अब देखिए 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन 1:1, 1:2 रेशियो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. अब आप देखिए बुक्स में तो सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ इंटरवल को, नो स्पेसिफिक टाइप वाज मेंशन, एंड हाउ द क्वेश्चंस, हाउ द चिल्ड्रन शुड राइट द आंसर दिस क्वेश्चंस. द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन सम बुक्स. कुछ सम एडिशनल टाइप्स ऑफ वाज मेंशन. देखिए यहाँ पर ऐसे बाउंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बाउंसर के रूप में ये बच्चे के पास उसकी बुक में कंटेंट्स को लिखा नहीं है और वहाँ क्वेश्चन किया जाता है. वी कैन नॉट चैलेंज द क्वेश्चन कि सर इट इज आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस एंड ऑल अबाउट द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस सब्जेक्ट नाउ. ऐसे बाउंसर क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो टेक्निक जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी साइकोलॉजी में कि व्हाट एवर द कंटेंट्स आर गिवन इन द बुकलेट अबाउट द टर्म, यू हैव टू यूज दीज कंटेंट्स इन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस. कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के बारे में आपके पास जब कोई भी वर्ड आपकी बुक में अवेलेबल है वो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि मर्सी मार्क्स में मिलते हैं कभी कभी, लिखना जरूरी है. देखिए one more technique I will explain. कभी कभी क्वेश्चंस लैंग्वेज में हमें घुमा देता है.
क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ा सर समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर कैसा बन सकता है, क्या बन सकता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस में घुमा रहे हैं हमें, तो एक स्टेबल टेक्निक को यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बनाए। क्योंकि क्वेश्चन ने घुमाया और हम भी घूम गए तो हम दोनों घूमते ही चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ एक स्टेबल टेक्निक को यूज कर लें, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन स्टेबल नहीं होगा, उसने तो घुमा दिया, आपको स्टेबल होना पड़ेगा। और स्टेबल टेक्निक भी यही बनती है कि वॉट एवर द कंटेंट्स आर गिवन इन द बुकलेट और द टर्म, आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और क्वेश्चन में क्या टर्म लिखी हुई है जो आपकी बुक में है, उससे रिलेटेड टॉपिक क्या, उससे रिलेटेड कंटेंट्स क्या क्या अवेलेबल है आपकी बुक में, उन कंटेंट्स को इमेज में लाते हुए फिर वहां से उस क्वेश्चन का आंसर डिजाइन या सोचिए तो आपका आंसर बन जाएगा। Whatever the contents are given in the booklet about the term, you have to use these words, these sequence in the answers. अगर आपने आंसरिंग करने का ये तरीका यूज कर लिया तो हम कहीं पर भी डिफिकल्ट नहीं खाएंगे। हम चूंकि पूरे सिलेबस को एक स्पेसिफिक अप्रोच में ले जाकर के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आंसर वहां से बन जाएगा। दिस इज द स्पेसिफिक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें लैंग्वेज में घुमा सकते हैं और हमें घूमना नहीं है, हमें स्टेबल होना है, and this is a stable technique to write the answer in the examinations. Now, interval, again I will explain more. Interval, it is of two type. ये दो प्रकार का है, दो प्रकार के मेथड है, slow and the fast, intensive and the extensive interval. Slow is called extensive, fast is called the intensive. देखिए इनको मेथड को एक्सप्लेन करने में हम क्या करें, slow and the fast continuation method. Everything you can copy here now. From the previous two method, everything you can copy. Heartbeat, वहां क्या दी थी, heartbeat 140 to 160 range per minute, and the volume 30 minutes to 1 hours, 2 hours. Whereas यहाँ क्या था, फास्ट में 160 to 180 is the heartbeat range, and यहाँ क्या था 20 minutes to 1 hours. This is the range. It is a fast condition method. It is the hard and the strenuous activities. It's a typical activities because इस heartbeat के साथ में लंबे समय तक काम करना आसान नहीं है. Slow and the fast. Everything you can copy from the previous two methods. Slow and the fast continuation method. But कुछ additional बारीकियां हमें यूज करनी है, वो ध्यान रखिएगा. In this method हमें additional क्या है, वो ध्यान रखना कि इंटरवल में हम क्या करें, रिकवरी पीरियड। बिकॉज ये स्लो है, यहां पर हम स्लो यूज कर रहे हैं तो रिकवरी पीरियड लेस इज रिक्वायर्ड, तो रिकवरी पीरियड को ध्यान रखना। क्योंकि हम क्या करते हैं इस मेथड में, जनरली इन दिस मेथड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी हम जो यूज करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ एडिशनल थिंग्स यूज होते हैं। 60 to 80% स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी वी आर यूजिंग हियर टू कंप्लीट द एक्टिविटी इन दिस मेथड। मतलब होल बॉडी स्ट्रेंथ वी आर नॉट यूजिंग हियर, only the 60 to 80% between strength of the body we are using to complete the activity here. So recovery period is less required. Recovery period क्या होगा, maybe the 1 to 3 minutes is required between now. ये it is depend on the coach. It's decided by the coach. 1 to 3 minutes is required. But fast, in the fast हम क्या करते हैं, almost 90 to 100% strength of the person strength is required. मतलब almost 100% strength of the body we are using now. So when we are using the 100% strength, we are required the more time to recover the fatigue. So recovery period. रिकवरी पीरियड क्या होगा, 3 to 9 मिनट इज रिक्वायर्ड। बट प्रॉब्लम इज दैट ये मेथड दो प्रकार से एप्लीकेबल है। यहां होगा 3 to 9 मिनट किसके लिए चाहिए, अनट्रेन्ड पर्संस के लिए। बट ट्रेन्ड पर्सन में क्या होगा, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप होगा ट्रेन्ड पर्सन में टाइमिंग को और कम करते हैं, 1.5 मिनट to 3 मिनट इज रिक्वायर्ड। टाइम को और रिड्यूस कर दिया। वो अनट्रेन्ड पर्संस कैन नॉट बियर द लोड पैरामीटर्स, ओनली द ट्रेन्ड पर्संस। सो ये जो टाइम रिड्यूस किया हुआ है वो है ट्रेन्ड पर्संस।
बिकॉज ऑन द ट्रेन्ड पर्सन्स कैन बी द लोड पैरामीटर्स. जब स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करना होता है, व्हेन वी इंप्रूव द स्पीड एंड्योरेंस इन द स्पोर्ट्स पर्सन, तो नेचुरली वी आर reduce the interval timing so that they recover faster and ready for the next event. So ये दो प्रकार से एप्लीकेबल है. किसी बुक में ये डेटा दिया हुआ है तो कहीं पर टाइम को इंप्रूव किया हुआ है. सो ये डिफरेंस है इन दोनों में. सो दिस इज द नाउ वी कैन राइट. अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं. ये स्लो इन द फास्ट को हम लोगों ने पढ़ा, इनके डिस्क्रिप्शन को माइंड पे सेट किया. अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर. डिफरेंशिएट बिटवीन 1:1, 1:2 रेशियो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. ये तो स्लो इन द फास्ट है. 1:1, 1:2 रेशियो इंटरवल, इट इज नॉट. देखिए 1:1, 1:2 रेशियो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इट इज नॉट दिस मेथड विल एक्सप्लेन इन द बिटवीन नाउ. But I think so in the booklet it was not written. हम क्या करें, whatever the contents, because 1:1 is the same amount of the recovery period. 1:2 it means double amount of the recovery period. 1:1 where is required, in the slow is required. 1:2 मतलब double is required. तो यहाँ पर हम slow in the fast को यूज करते हुए हम किस प्रकार से अपना आंसर बनाए. 1:1 and 1:2 is the ratio between the time and the durations of between the activities. So slow and the fast you can explain the examinations. So whatever the contents are given, तो आपको क्वेश्चंस को मोल्ड करते हुए इस प्रकार से अपना आंसर बनाना होगा एग्जाम में, ताकि हम ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में जो थोड़ा सा अलग हटके पूछा हुआ है उसका आंसर हम बड़ा परफेक्टली बना दें. So this is the second number method, interval training method. अब चलते हैं नंबर थर्ड मेथड की ओर. That is called the fartlek training method. Fartlek is the Swedish word. So this is also called the Swedish method. ये क्या है? Swedish method है. One more name is given, that is called the one more speed play. One more name is given, that is called the speed play. Whereas the Swedish method है तो Swedish method भी बोलते हैं. एक बच्चे ने एग्जाम में लिखा Swedish method. Swedish है ये, Swedish नहीं है. ये ध्यान रखिएगा. There are the three names of this method: fartlek, speed play, and the Swedish method. Gostholmer, they developed this method in the 1930 now. इन्होंने क्या किया, इट इज आउटडोर एक्टिविटीज. पूरी बुक में एक यही एक्टिविटी है जो आउटडोर है और बाकी सब इंडोर है, बट यही एक आउटडोर. विच आउटडोर एक्टिविटीज? तो fartlek training method is the outdoor activities. Fartlek is a Swedish word. स्वीडन में जनरली हिल्स एरियाज में ये परफॉर्मेंस दी गई, करवाई गई थी बच्चों के बारे में. उसके बेसिस पे डेटा कलेक्शन किया हुआ है. क्या हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टेडियम से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और एक नीचे के एनवायरमेंट में एक वे चूज कर लिया हम लोगों ने. 5, 10, 20 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस हमें कंप्लीट करना है वो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से इंडिकेट कर लिया. ये दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट. Starting on the finishing point. In some books, what is given in the diagrams? This is the starting point. Space is given, and this is the finishing point. If the children will start from this point, if he will go finish here, how he come return now? Our student, you can mold the diagrams, you can modify the diagrams like that way, because यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है जहां से जा रहा है वहीं पर फतह कर रहा है, तो वहीं पर फिनिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, we are safe. So we are safe. So this diagrams we can mold it now. This is the practical diagrams of this event. Generally nature के environment में क्या हो रहा है, different surfaces are available. You have to indicate these surfaces in this diagrams. Hills areas, you have to indicate the hills areas. Yeah, this is the hills. Slope, you can write the slope here. Water petals, sand, grass, mud areas, water petals, डिफरेंट सर्फेसेस आर अवेलेबल ऑन द वे. देखिए जब इन पर रनिंग करते हैं तो क्या होगा, हार्ट के इंपैक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा. सैंड इज ऑल्सो देयर. डिफरेंट सर्फेस आर अवेलेबल. जब इन पर रनिंग करते हैं तो हार्ट का इंपैक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे. हिल्स पर क्या होगा, ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल, स्पीड इज वेरी स्लो. स्लोप पर क्या होगा, स्पीड इज वेरी फास्ट, स्ट्राइड मारनी पड़ती है, लेग्स विल ओपन हियर. ग्रास पर स्मूथ रनिंग होगा. मड एंड द
सेंट पर हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, शायद वॉकिंग करना भी आसान ना हो, whereas द वाटर पे क्या होगा, ड्रैगिंग फोर्स इज अवेलेबल। सो यहाँ पर बिल्कुल अलग वेरिएशन होगा, अलग इंपैक्ट होंगे हार्ट के ऊपर में। बट प्रॉब्लम इज दैट स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, कोई भी कोच होगा वो यहाँ पर एक्सेस लोड विल अप्लाई इन द बॉडी, एक्सेस लोड जो है वो अप्लाई करता है। अगर आपकी स्टेमिना 5 किलोमीटर है तो यहाँ पर 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस इज गिवन, जस्ट डबल और ट्रिपल अमाउंट इज गिवन नाउ। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कैन यू कंज्यूम द एक्सेस लोड पैरामीटर्स in the life? Of course we can consume the excess load parameters. Physical load we cannot accept it now, but problem is in some places we can accept it now। और वही एक तरीका बताया गया था। देखिए क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस में आप देखिए, एक प्लेस है वैष्णो माता वैष्णो देवी, हाइट पर है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड सरफेसेस। आप देखिए एक्सेस लोड पैरामीटर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जनरली जो वहां पर चढ़ते हैं वहां पर जाते हैं, इतना वर्कआउट फिजिकल वर्कआउट उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ आवर्स में वो डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं और वापस उतर के भी आते हैं। व्हाट आर द रीजंस? जिन लोगों ने आज से कभी इतना फिजिकल वर्कआउट नहीं किया वो भी उस प्लेस पर जो है वो इतना डिस्टेंस बड़े आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कारण है? कारण ये नहीं इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कि चलो बुलाया है, माता ने बुलाया कि हम जा रहे हैं चढ़ रहे हैं और वो इंस्पिरेशन हमें मूवमेंट करवा रही है। ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ रीजन क्या है, ऑन द वे वी कैन ईट समथिंग, रेस्टिंग फेज विल बी गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, रेस्टिंग फेज है, रिकवरी पीरियड, ऑल आर अवेलेबल। ये सब कुछ अवेलेबल है, तभी हम उस स्पेस पर हम इतना डिस्टेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और वही काम यहाँ पर राइटर ने किया है, एक्सेस लोड पैरामीटर्स विल अप्लाई इन द बॉडी और इन द माइंड। एक्सेस लोड यहाँ पर अप्लाई किया गया है, पर टाइम इज नॉट गिवन, नो बाउंडेड टाइमिंग इज गिवन नाउ, सफिशिएंट टाइम द कोच विल प्रोवाइड हियर। टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन, बट टाइम सफिशिएंट टाइम मिलता है ताकि वो आराम से कर ले। बट यहाँ क्या होता है, एथलीट कैन रन, कैन वॉक, कैन जॉग एंड कैन परफॉर्म सम एक्सरसाइजेस ऑन द वे। वो अपनी इच्छा से है ये परफॉर्म कर सकता है। जिस अगर सपोज कोई थक जाए तो वो वॉकिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, या स्ट्रेचिंग करते हुए एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, वो अपने हिसाब से। बट दे हैव टू कंप्लीट द डिस्टेंस विद इन द टाइमिंग। टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन। अगर टाइम नहीं देंगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बच्चे बंक मार जाए, कुछ प्रॉब्लम कि टाइम तो है ही नहीं, आराम से चलेंगे, तो नहीं, सफिशिएंट टाइम द कोच विल प्रोवाइड। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। मतलब लिमिटेड टाइम में ये डिस्टेंस हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। अलग अलग वेरिएशंस हैं यहाँ पर, स्पीड प्ले में डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, बट दिस इज द वे टू परफॉर्म नाउ। ये सब कुछ रखा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा फार्टलेग में, तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी यूज करना है। एडवांटेज अपने मन से बना सकते हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म इन द एनवायरमेंट ऑफ नेचर, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, एंजॉयबल है, ये सब कुछ है। इट इज द बेस्ट मीन टू डेवलप द बेसिक और जनरल एंड्योरेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि स्टेमिना अगर 5 किलोमीटर का है और हम 10 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या होगा, इट विल डेवलप द बेसिक और जनरल एंड्योरेंस। स्टेमिना तो इंप्रूव होगा, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। इट इज नॉट द बेस्ट मीन टू जनरेट द specific endurance in the body. Football players, we are required this specific endurance. Can we stop? Can we eat something? Can we perform the exercise on the ground? Of course not. It means a specific endurance we cannot develop through this method. So this is the disadvantage. One more, in case of the injuries or the mishappening, not easy to manage. क्योंकि person to person we are required the instructor to watch. But if it is expensive, so if there is no instructor, it is not easy to manage. किसी बच्चे को अगर यहाँ जाके इंजरीज होती है तो वो प्रॉब्लम है कि मैनेज करना आसान नहीं है। So these are the disadvantages of this method. 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए फार्टलेग में, तो डायग्राम आप बड़ा अच्छा बना सकते हैं। और नेचर में चूंकि बहुत चीजें मिलती है तो उन चीजों को यूज कर लो डायग्राम में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स ट्रीज मिलते हैं तो 1-2 ट्री बना दीजिए इस ब्लैंक स्पेस में, ताकि आपका काम बड़ा अच्छा डायग्राम हो जाए। आप चाहे तो मॉर्निंग में ग्रैंडपा जो घूम रहे हैं उनको यूज कर लो, जैसा भी फिगर डायग्राम्स आप बनाते हैं ऑकवर्ड ना हो, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टमेटिक वे में आप डायग्राम को इस प्रकार से बनाते हुए ये अपना प्रेजेंटेशन शो करते हैं। दिस इज द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस मेथड का जो एग्जाम में हम बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हुए भी बनाते हैं। 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से आ चुके हैं। दिस इज द थर्ड मेथड टू डेवलप द एंड्योरेंस ऑफ द बॉडी।